नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कोरल रीफ्स अर्थात प्रवालों के बारे में। कोरल्स ये समुद्र की दुनिया के बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य है जिसमें कुछ समुद्री जीव ऐसी कॉलोनी डेवलप करते हैं जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले सभी रंग विद्यमान होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये कोरल्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। कोरल रीफ ये बने होते हैं चूने के माध्यम से। एक कीड़ा होता है जो कि पॉलिप्स की कैटेगरी में आता है, जिनसे एनीमोन्स और जेलीफिश बने होते हैं। ये अपने शरीर से चूने का उत्सर्जन करता है, कैल्शियम का उत्सर्जन करता है और अपने चारों तरफ कैल्शियम का एक कवर बनाता है। और इस तरीके से एक कैल्सेरियस स्केलेटन का निर्माण होता है। कई सारे छोटे छोटे ये मरीन ऑर्गेनिज्म मिलके एक एक संरचना बनाते हैं और उससे एक पूरा पत्थर जैसी संरचना बनती चली जाती है। तो ये उनसे बने हुए कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल से बनी हुई चट्टानें हैं। ये मुख्यतः मिलेगी आपको शैलो वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म में, अर्थात जहां पर गर्म पानी मिलता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी ये नहीं पाए जाते। तो उसके कहां पर वो पाए जाएंगे, उनके लिए फीजिबल एनवायरनमेंट क्या है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनके साधारण परिचय के बारे में। तो ये एक तरीके से कैल्सियस स्केलेटन है। जब चूने का निर्माण होता है, चूने के निर्माण से इस स्केलेटन का निर्माण होता है, तो उसमें रंग भरे जाते हैं प्रकृति के माध्यम से। और वो रंग भरने का काम करते हैं स्मॉल मरीन प्लांट्स, एक एल्गे। और इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ये एल्गे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पोषण प्रदान करते हैं और वहीं वो जो जीव है उनको रहने के लिए जगह प्रदान कर रहा है। तो एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन बना हुआ है यहां पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किन परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है, इनके विकास होने के लिए, इनके निर्माण होने के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं, तो सबसे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इसीलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल अर्थात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री साउथ मींस दक्षिण, और इसी तरीके से उससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो वो सब ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा। यहां तक तो इनका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः ये ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल जोन में भी इनकी परसेंटेज मात्रा लगभग 1 से 2% है। इसके साथ साथ ये वहां नहीं मिलेंगे जहां कहीं शीत धाराएं अर्थात कोल्ड करंट बहता है, क्योंकि कोल्ड करंट से क्या होगा कि उस जगह के समुद्री जल का तापमान 20 डिग्री से कम हो जाएगा और इस कारण से वहां पर अगर शैवाल कोरल्स मौजूद भी हैं तो वो मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इनको ऐसा जल भी नहीं चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो। थोड़ा सा लवणता युक्त जल होना चाहिए, सॉल्टी वाटर वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। लवणता की मात्रा भी कुछ एक निर्धारित सीमा में होती है। इसके साथ साथ जहां नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो डेल्टा बनाती हैं और नदियां अपने साथ कई सारे अवसादों को भी लेकर चलती हैं, जिनको बाद में समुद्र के जहां पर उनका विसर्जन होता है उसको जमा करती जाती हैं और उससे डेल्टा और एस्चुरी बनती है। तो ये डेल्टा और एस्चुरी के पास भी प्रवाल नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे अवसाद हैं, सेडिमेंट्स। और ये जो कोरल्स हैं उनके छिद्र जिसमें वो कीड़ा रहता है वो धीरे धीरे उन अवसादों से फिल हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो मृत हो जाते हैं। इस कारण से इनको सॉल्टी लेकिन अवसाद रहित जल चाहिए। तो ये नदियां जहां गिर रही हैं फ्रेश वाटर वहां पर भी नहीं होगा, सॉल्टी वाटर चाहिए। दूसरा अवसाद रहित पानी चाहिए, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए और लवणता का भी एक फिक्स माध्यम है, एक फिक्स रेंज है, उस वहां तक ये मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम समुद्र जल में गहराई की बात करें तो ये लगभग 180 फीट से 200 फीट 200 फैदम की गहराई तक ही मिलते हैं। 180 फीट या 200 फैदम, क्योंकि उससे ज्यादा नीचे अगर जाएंगे विकास वहां पर भी होने का प्रयास करता है। प्रकृति हर डायमेंशन में अपने आप को फैलाती है,
लेकिन 180 फीट से नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, इसीलिए जो एल्गी इसमें प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है और इसी कारण से आगे जो भी कोरल विकसित हुआ है 180 फीट से नीचे वो मृत होने लगता है। अर्थात इनका जो विकास होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जहां कहीं सनलाइट प्रेजेंट होगी, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वहां पर ये कोरल्स पाए जाएंगे। अर्थात अगर आप देखें तो तट से जो हमारा सी कोस्ट है, तट है, बीच, वहां से ये समुद्र की तरफ अपना विस्तार करेंगे और इसके साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर विस्तार करेंगे। क्योंकि अगर ये हम यहां पर देखें कि तट से जैसे इनका विस्तार हो रहा है समुद्र की तरफ, तो इनको वहां से समुद्री तरंगे मिलती हैं जिसमें कई सारे न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं, जिसको भोजन की तरीके से ये इस्तेमाल करता है। दूसरा, नीचे से 180 फीट से ऊपर की ओर सरफेस वाटर की तरफ इसका विकास होता है, विस्तार होता है, क्योंकि सनलाइट वहां पर मौजूद है। तो ये दो डायमेंशन है जहां पर इनका विकास हो रहा है। अब आप कुछ चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कैसे कोरल्स होते हैं। अभी आप देखिए यहां पर ये सी बीच है और यहां पर ये कोरल्स अभी स्टार्ट हुए हैं बनना और ये कोरल्स की वो बस्ती है। चट्टानों की तरह से दिख रहे हैं, अभी इनमें कलर्स नहीं आए हैं, धीरे धीरे इनका विस्तार होता है और जब एक कोरल मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसके ऊपर नया कोरल अपनी संरचना बनाता है। इसका मतलब पुराने कोरल नीचे दबते जाएंगे, नए कोरलों का विकास ऊपर होता जाएगा और इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी। अभी ये तट से आगे की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे देखिए कि यहां पर अगर हम इसी चित्र में देखें तो नीचे सबसे पुराने होंगे, मीन्स ये 4-5 साल पहले बने होंगे, उसके बाद 2 साल पहले ये बने होंगे, फिर उसके बाद 1 साल पहले ये बने होंगे, लेटेस्ट यहां पर विकास हुआ है। और इस तरीके से समुद्र के अंदर किधर विकास हो रहा है, सी वाटर की तरफ, और दूसरा सी कोस्ट से समुद्र की तरफ इनका विकास हो रहा है। अब धीरे धीरे इनमें कलर भी आएंगे, तो प्रकृति की सारे कलर इसमें विद्यमान मिलेंगे। एल्गे के अंदर कहीं पिंक कलर होगा, कहीं ग्रीन कलर होगा, लाइट ब्लू होगा, और इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु विद्यमान रहते हैं। वो अपने बस्तियां यहां पर बनाते हैं, उनके घर होते हैं, कोई सारी फिशेस यहां पर अपने अंडे देती हैं। और उसके बाद आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, जिसमें सब विभिन्न प्रकार की कलरफुल मछलियां मिलती हैं और बहुत सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो, पिंक, ग्रीन, लाइट ब्लू, ब्लू, हर तरीके के कलर मिलेंगे। और ये है कोरल्स। कोरल रीफ रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें कि कोरल से कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं। एक तो है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा है बैरियर रीफ, तीसरा एटॉल कहलाता है। फ्रिंजिंग रीफ, यहां पर ये कोई द्वीप होगा, द्वीप के किनारे किनारे इसका विकास हुआ है, अभी बिल्कुल इस क्षेत्र में इसका विकास हो रहा है। और ये किनारे जो विकास हो रहा है ये क्या है, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ के बाद दूसरा है बैरियर रीफ। अब यही इन्हीं का विस्तार किस साइड में होगा, समुद्र में ओपन सी की तरफ, मींस ये इधर साइड में फैलेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे और इधर से की ओर फैलेंगे, इनका वेट बढ़ता जाएगा, और जब ये वेट बढ़ेगा तो आइसोस्टेसी के माध्यम से क्या है, ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि भार बढ़ रहा है, वेट बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर पूरा आइलैंड डूबने लगेगा, और उसके कारण ये ऊपर की ओर और विकसित होंगे, और इस तरीके से बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, ये एक झील बन जाएगी, और धीरे धीरे इधर बाउंड्री बन जाएगी, और यहां पर इनका विकास अभी भी ऊपर की ओर हो रहा है और बाहर की ओर हो रहा है। ये दूसरी स्टेज है बैरियर रीफ। इन्होंने एक बैरियर बना दिया, इस आइलैंड तक हम ओपन, इस ओपन सी से आना चाहें तो एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए इसको नाम दे दिया बैरियर रीफ। अब इसका भी विस्तार हो गया समुद्र की तरफ, और इसके साथ साथ सी वाटर की तरफ, और इसका मतलब अब भार और बढ़ेगा, और इसके कारण यह आइलैंड और नीचे की ओर धंस जाएगा। जब ये और नीचे की ओर धंसेगा तो समुद्र के किनारों पर ये जो कोरल्स विद्यमान थे ये चारों तरफ फिर से फैलेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, इस पहाड़ या इस द्वीप के चारों तरफ एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एटॉल।
ये एटॉल एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है जो किसके द्वारा बनाया गया है, इन कोरल्स के द्वारा बनाया गया है। धीरे धीरे इनके अंदर ये जो पानी भरा हुआ है इनको एटॉल लेक बोलते हैं, एटॉल झील। और धीरे धीरे जब इनमें अवसाद भर जाएगा और उसके बाद यहां पर आइलैंड्स बन जाएंगे, द्वीप बन जाएंगे जिनके ऊपर लोग निवास करते हैं, जैसे लक्षद्वीप या मालदीव। वे वहां पर जो लक्षद्वीप और मालदीव है ये कोई आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार हैं वैसे नहीं है, वहां पर कोई ज्वालामुखी परिघटना नहीं हुई है, वहां पर कोरल रिलीफ्स ऐसे ही एटॉल बने होंगे। एटॉल बनने के बाद ये झील के अंदर अवसादीकरण हुआ होगा और उसके बाद ये लैंड बन गई। इस एटॉल के ऊपर फिर लोग अपना अपना घर बनाते हैं, अपना देश बनाते हैं, अपना प्रदेश बनाते हैं। तो इस तरीके से ये संरचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है फ्रिंजिंग रीफ, किनारे पर अभी ये बन रही है और इसका विस्तार अभी समुद्र की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये जैसे ही और बढ़ेंगे ये नीचे धसेगा, उससे क्या होगा, ये ऊपर की ओर निकल रहे हैं, फिर आगे एटॉल फॉर्मिंग होगी, फिर बाद में लैगून बन जाएगी। एटॉल लेक के अंदर जो पानी भरा होता है उसे लैगून बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसका भी अवसादीकरण हो जाएगा और इस तरीके से एक पूरा आइलैंड तैयार हो जाएगा। तो ये कोरल रीफ्स हैं जो एक क्रमबद्ध संरचना होती है। ये तीन कोई अलग से संरचनाएं नहीं है, ये क्रमबद्ध संरचना है। पहले फ्रिंजिंग रीफ बनेगी तट के सहारे सहारे, फिर उसका विस्तार होगा, ये द्वीप और नीचे डूब जाएगा, सबसिडेंस होगा क्योंकि उसका भार बढ़ रहा है। और उसके बाद यहां पर चारों तरफ बैरियर बन जाएगा, इसीलिए इसे बैरियर रीफ कहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और विस्तार होगा तो वेट बढ़ेगा, इसके कारण पूरा एक लैगून होगा, ये द्वीप और नीचे डूब जाएगा और जिसके बाद लैगून लेक रह जाएगी। बाद में अवसादीकरण से वो देश बन जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये फ्रिंजिंग रीफ है, यहां पर आप ये देखिए ये कभी अपने आप में एटॉल रहा होगा, लैगून रही होगी, इसके बाद सेडिमेंटेशन हो गया, फिर यहां पर प्रकृति ने हरियाली को भर दिया। और इसी तरीके से आप यहां पर देखिए अभी ये एक लैगून है, बैरियर रीफ बनी हुई है यहां पर। इसी तरीके से ये है, ये सभी वो संरचनाएं हैं जो कोरल से बनी हुई है। कोरल रीफ्स के बारे में अगर हम देखें, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी के ऊपर लगभग 75% भाग पर क्या है, पानी, मींस समुद्र फैला हुआ है। और समुद्र के नितल अर्थात ओशन फ्लोर का मात्र 0.2% भाग के ऊपर कोरल रीफ्स पाई जाती है। लेकिन इन कोरल रीफ्स में समुद्र में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनका 25% भाग यहीं पर निवास करता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं बायोडायवर्सिटी की दृष्टिकोण से। ये सिर्फ मरीन इकोसिस्टम के लिए ही फायदेमंद नहीं है, इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो टूरिज्म सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा अंडमान निकोबार हुआ या लक्षद्वीप, वहां पर लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, उनको जॉब दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये हमारे कोस्टल इलाके को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जो सी वेव्स आती हैं, जब सुनामी आती है, तो उनसे भी हमारे जो तट हैं उनकी सुरक्षा करने का काम कोरल्स किया करते हैं। लेटेस्ट न्यूज आई थी कि कोरल रीफ ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। जो हमारे इंडियन ओशन का वेस्टर्न भाग है, वहां पर कोरल रीफ्स बिल्कुल इस तरह खतरे में आ चुकी हैं कि वो अब तबाह होने की स्थिति में है। वहां पर अब उनका ज्यादा अस्तित्व बरकरार नहीं है। ये है हमारा इंडियन ओशन, भारत के नीचे ये इंडियन ओशन है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा समुद्र है, ऐसा महासागर है जिसको किसी देश के नाम से जाना जाता है। ये हिंद महासागर, हिंदुस्तान अर्थात भारत के नाम से जाना जाता है। इसका वेस्ट पार्ट ये है जो कि अफ्रीका के पास है, मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास में आपको मिलेगा यूनियन ऑफ कोमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड और आपको सेशल्स मिलेगा। ये पश्चिमी भाग है। यहां पर जितने भी ये देश हैं, इनकी अपनी जो इकोनॉमी है वो मुख्यतः समुद्र पर आधारित है। समुद्र में चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो खाने के लिए मछलियां हो या फिर खेती हो, कुछ भी हो, हर चीज के लिए यहाँ की जो इकोनॉमी है वो समुद्र के ऊपर निर्भर है। इस कारण से जो कोरल्स हैं, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोरल्स, उनका विनाश हो रहा है, उनका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए ये रिपोर्ट आई है कि
कोरल रीफ ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन एट रिस्क ऑफ कोलैप्स, इसके बारे में ये बताया गया है कि हमको संरक्षण की ओर अग्रसरित होना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। अदरवाइज ये कोरल्स समुद्र की दुनिया से मिट गए तो हमारे लिए बायोडायवर्सिटी को बचाना असंभव सा हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कोरल रीफ्स, प्रवाल क्या होते हैं, इनके संरचनाएं क्या क्या हैं, इनका विकास और संवर्धन होने के लिए कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित क्या न्यूज अभी हमारे बीच में महत्वपूर्ण है, इसको समझा। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।